प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपने इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट के जरिए देश के युवाओं को संबोधित किया है। उन्होंने अपने इस वीडियो में जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें गालियां दी, उनकी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए सभी को माफ कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि बचपन में गलतियां होती हैं और सुधारने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपन है। ये समय इन बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का है। पिछले 9 दिनों में पीएम मोदी का यह 5वां संदेश है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने देश के जेन ज़ी को सीधे संबोधित किया है, उनसे बात की है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। शुक्रवार रात 11:06 पर पीएम मोदी एक बार फिर इंस्टाग्राम पर लाइव आए। पीएम मोदी ने एक बार फिर छात्रों और जेन ज़ी को डायरेक्ट संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो संदेश में जंतर मंतर पर हुई घटनाओं को लेकर, वहां हुई गाली गलौज को लेकर कई बातें कही और उन्हें बचपन की गलतियां कहकर उन्हें माफ करने की बात कही। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां वीडियो है। 2 मिनट 54 सेकंड के इस वीडियो में पीएम मोदी ने जेन ज़ी से बात की। पीएम मोदी ने अब तक जो वीडियो पोस्ट किए हैं उनमें नीट परीक्षा पेपर लीक पर सरकार के कड़े फैसले से गाली देने वाले युवाओं और बच्चों को माफ करने की अपील तक शामिल है। शुक्रवार की रात पीएम मोदी ने अपने वीडियो में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ हुआ उस पर चिंता जाहिर की। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद पुलिस ने जब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू किया तो पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो मैसेज जारी कर बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि वो गालियां देने वाले बच्चों को माफ करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो समाज में मौजूद आक्रोश को अच्छी तरह समझते हैं। ये एक तरह का सांस्कृतिक झटका है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा बोल रही हैं। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। पीएम मोदी ने बच्चों की भाषा पर हैरानी भी जताई और उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्लान भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको गाली देने वाले बच्चों को माफ करते हुए लोगों से मिलकर देश के लिए काम करने और भटके हुए को सही राह दिखाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचपन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन बच्चों को सुधरने का मौका भी मिलना चाहिए। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी
दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट और उसके बाद पीएम मोदी युवाओं के साथ खुलकर बात कर रहे हैं। पेपर लीक के मुद्दे से लेकर फ्यूचर प्लानिंग तक बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के मैसेज से साफ है कि वो जेन ज़ी के साथ एक नए भारत का सपना देख रहे हैं, जिसमें भविष्य के भारत की तस्वीर छिपी है। पीएम मोदी ने एक बार फिर जेन ज़ी से भारत के विकास में साथ मिलकर काम करने को कहा। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। 23 जुलाई के बाद से पीएम मोदी नए अवतार में दिख रहे हैं। युवा पीढ़ी यानी जेन ज़ी से संवाद के लिए उन्होंने न केवल फ्रेंड्स दोस्तों कहना शुरू किया है, बल्कि वे खुद इंस्टाग्राम पर सेल्फी वीडियो साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी के मैसेज साफ है कि वो देश के जेन ज़ी से उसी अंदाज में बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में जेन ज़ी अपने पीएम को सुनना चाहता है। जेन ज़ी में पीएम मोदी को लेकर कितना क्रेज है, ये इससे साफ होता है कि पिछले 9 दिनों में पीएम मोदी ने 5 वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए, जिनमें अब तक 971 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले, 60 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आए और 4 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने कमेंट किए। यानी भारत का जेन ज़ी अपने प्रधानमंत्री को केवल देखना ही नहीं, बल्कि उनको सुनना भी चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। मोदी ने अपने लेटेस्ट वीडियो में जंतर मंतर का नाम लेकर दिल से बात की, जेन ज़ी को समझाया, उन्हें पुचकारा और माफ कर बड़ा दिल भी दिखाया है। जाहिर है मोदी के इस वीडियो की आवाज बहुत दूर तक जाने वाला है। वहीं वंदे मातरम बिल संसद में पास होने के बाद मुस्लिम संगठन अब उस पर सवाल उठा रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए चुनावी राजनीति और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बिल को धार्मिक और संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए, वंदे मातरम। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। वंदे मातरम बिल संसद से पास, मुस्लिम संगठन ने उठाया सवाल। वंदे मातरम का अपमान होगा अपराध, इसे धार्मिक आजादी के खिलाफ क्यों बता रहे मुसलमान। संसद ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को अपराध बताने वाले बिल को तो पास कर दिया, लेकिन मुस्लिम संगठन अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने वंदे मातरम बिल को चुनावी राजनीति और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में किसी दूसरे को साझी नहीं ठहरा सकता। वंदे मातरम के कुछ हिस्से इस्लामी आस्था के अनुरूप नहीं है, इसलिए किसी भी मुसलमान को इसे गाने या स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 29 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। किसी भी नागरिक को उसके धार्मिक विश्वास के विरुद्ध किसी नारे, गीत या विचार को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अरशद मदनी ने आगे लिखा, आज देश बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक चुनौतियों, किसानों की समस्याओं और युवाओं के भविष्य जैसे गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है। ऐसे में विवादास्पद विषयों को प्राथमिकता देने के बजाय संसद को जनता के वास्तविक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मदनी के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी संसद के दोनों सदनों में वंदे मातरम बिल को पास होने पर सवाल उठाए। AIMPLB ने कहा कि
वंदे मातरम को कानूनी रूप से अनिवार्य करना धार्मिक और संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमला है। बोर्ड ने इसे देश के संवैधानिक, सेक्युलर और लोकतांत्रिक स्वभाव के खिलाफ और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर एक गंभीर हमला बताया। बोर्ड के मुताबिक कानून के जरिए किसी विशेष धार्मिक अवधारणा या विश्वास को देश के सभी नागरिकों पर थोपना भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। संसद ने 2 दिन पहले ही वंदे मातरम के अपमान को अपराध बताने वाले बिल को पारित किया है, जिसमें वंदे मातरम के गाने के दौरान अपमान करने, रुकावट डालने या गड़बड़ी करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इस बिल के जरिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में बदलाव किया गया है। मौजूदा कानून में नेशनल फ्लैग, संविधान और नेशनल एंथम का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन अब इस कानून में संशोधन के बाद वंदे मातरम के अपमान को भी अपराध की श्रेणी में ला दिया गया है। वंदे मातरम बिल पारित होने के बाद AIMIM और DMK जैसे विपक्षी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। ये पार्टियां इसे हिंदुत्व का एजेंडा और सेकुलरिज्म के खिलाफ बता रही हैं, जबकि बीजेपी इसे देश की अस्मिता और राष्ट्रीयता से जुड़ा बता रही है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें, और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह की किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। वो भारत के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, भारत के आजादी से जुड़ा हुआ है, भारत के चिन्ह से, प्रतीकात्मक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। इसलिए वंदे मातरम का विरोध करना उचित नहीं। वंदे मातरम बिल 29 जुलाई को राज्यसभा और 30 जुलाई को लोकसभा में पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान, जन गण मन जैसी ही कानूनी सुरक्षा मिलेगी, लेकिन इस पर सियासत जमकर हो रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से नापाक हरकत को अंजाम दिया है। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केल्लम इलाके में टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। शुक्रवार की शाम को संदिग्ध आतंकवादियों ने छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों पर गोलियां चलाई। इस आतंकवादी हमले में 24 साल के दीपक रात्रे की मौत हो गई, जबकि भूपेंद्र नामक दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर भूपेंद्र को पहले GMC अनंतनाग और फिर बेहतर इलाज के लिए SKIMS सौरा श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। आतंकी हमले के तुरंत बाद सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सभी रास्तों की नाकेबंदी करके चेकिंग की जा रही है और साथ ही जंगलों में भी सेना के जवान आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले को लेकर LG मनोज सिन्हा ने सख्त आदेश जारी किए हैं। मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों को ऑर्डर दिया है कि आतंकियों की घेराबंदी कर उन्हें मार गिराया जाए। आपको यहां बता दें कि आज शाम कुलगाम ने कायराना हरकत करते हुए आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को गोली भी लगी है। एक मजदूर की मौत हो चुकी है तो वहीं दूसरा अस्पताल में भर्ती है। बंगाल STF ने आतंकी संगठन जैश की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए बर्दमान से जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी हामिद मंडल पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का करीबी और जैश का एक्टिव मेंबर है। आतंकी हामिद के निशाने पर CM शुभेंदु अधिकारी थे। शुरुआती जांच में दावा किया गया है कि आतंकी हामिद पिछले 3 महीने से बर्दमान में रहकर CM शुभेंदु के रूट, सुरक्षा व्यवस्था और VIP मूवमेंट से जुड़ी जानकारी और लोकेशन अपने आकाओं को शेयर कर रहा था। आरोपी किन किन लोगों के संपर्क में था और पश्चिम बंगाल में उसे किसका सहयोग मिल रहा था, इसकी जांच के लिए उसके कब्जे से मिले मोबाइल फोन और डॉक्यूमेंट्स की भी जांच अब की जा रही है। वहीं STF प्रेस कॉन्फ्रेंस का डिटेल जानकारी आज देने वाली है। वहीं CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। CM ने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हावड़ा से BJP के विधायक उमेश राय को भी निशाना बनाया जाना था। और जांच एजेंसियों को संदेह है कि आरोपी हामिद के संपर्क जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क और उसके सहयोगियों से थे। STF ने आतंकी हामिद को बर्दमान से गिरफ्तार किया जब वो एक जिम में मौजूद था।
जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का एक्टिव मेंबर हमीम मंडल को पश्चिम बंगाल के बर्धमान से गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के रेनेसा टाउनशिप, इसी जगह पे पिछले 2 से 3 महीना एक फ्लैट के किराए लेके वो रह रहे थे और कल वो जब जिम पर आया था उसी दौरान बंगाल एसटीएफ का टीम सीधा इस रेनेसा फिटनेस स्टूडियो जो है इस जगह पे पहुंच गया और उन्हें इस जगह से ही गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि वो जैश ए मोहम्मद का एक्टिव मेंबर था और पिछले 2 से 3 महीना ये जो जिम है, जिम से अमूमन 200 से 300 मीटर दूर पर एक फ्लैट किराए में लेकर रह रहा था। और ये जानकारी सामने आने के बाद इस टाउनशिप के जितने भी लोग हैं उनके मन में काफी ज्यादा भय है, क्योंकि इस जगह पे जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के लोग यहाँ पर किराए में घर लेकर रह रहा है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेके भी काफी सारा सवाल पैदा हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल से जैश ए मोहम्मद के आतंकी का पकड़ा जाना एक बहुत ही गंभीर मामला है। आज इस बारे में एसटीएफ पूरी साजिश का खुलासा करेगी। अधिकारी ने कहा कि आतंकी ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि हावड़ा से बीजेपी विधायक को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। শুধু আমি তো নয়, কালকে এসটিএফ বলবে, টাকাটা সাইফুল আপনি কালকে শুনবেন। আবার এমওএস উমেশ রাই অলসো এই স্ক্যানারের মধ্যে ছিল, বাকিটা আমি বলছি। ভেরি সেন্সিটিভ ইস্যু, প্লিজ এর থেকে বেশি আমাকে দিয়ে বলাবেন না। এসটিএফ উইল অর্গানাইজ এ প্রেস কনফারেন্স টুমোরো, দে উইল স্পিক। और जैश का एक्टिव मेंबर हामिद मंडल बर्धमान के रेनेसा हाउसिंग में किराए के फ्लैट में परिवार के साथ रहता था। एजेंसियों का कहना है कि इसी फ्लैट से वो कथित तौर पर अपनी गतिविधियों को संचालन भी कर रहा था। पूछताछ और तलाशी के दौरान उसके पास से कई डिजिटल डॉक्यूमेंट, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रिक गैजेट्स बरामद हुए हैं। बड़ी बात तो यह कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एक टाउन है जहां पर रिहायशी इलाके में आम लोगों के बीच ये रैकर मॉड्यूल चला रहा था। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में ये वही टाउनशिप है जिस टाउनशिप में हमीम मंडल पिछले 2-3 महीना पहले किराए के फ्लैट में रहता था। और ये वही फ्लैट है जिस फ्लैट में इस वक्त नाम लिखा हुआ है एकता मेहरा। इसी एकता मेहरा नाम के किसी महिला के से ये फ्लैट किराए में लिया था हमीम मंडल और अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर रहता था। हमीम मंडल के बारे में जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि ये सज्जाद भट्ट यानी कि पुलवामा अटैक के मास्टर माइंड जो है उनका काफी करीबी था और उनका पास से जो डॉक्यूमेंट बरामद किया है बंगाल एसटीएफ ने और मोबाइल फोन जो बरामद किया गया है उससे ये पता चल पा रहा है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला करने के लिए प्लान बना रहा था। तो बंगाल एसटीएफ ने कल इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचा और पहुंचते हुए वो जब जिम पे थे उस जिम से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनके घर पे उनको लाया गया और घर पे लाने के बाद लगातार पूछताछ किया गया और पूछताछ के बाद ये सामने आया कि ये हमीम मंडल जो है ये हमीम मंडल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, वो सज्जाद भट्ट यानी कि पुलवामा अटैक में के मास्टर माइंड के साथ भी वो काफी करीबी था। ऐसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, इस बात की जांच करनी पड़ेगी कि वो कितने समय से यहां से ऑपरेट कर रहा था। ऋतव्रत बनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, ऐसे में जरूरत पड़ने पर सेंट्रल एजेंसियों की भी मदद लेनी चाहिए। बहुत ही सीरियस मुद्दा है क्योंकि जितना मालूम हुआ है एसटीएफ अरेस्ट किए हैं ये टेररिस्ट को, जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए हैं और रेनेसा में रह रहे थे। तो कभी ये शैडो करने का बात आ रहा है, कहाँ प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर का, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का, तो ये तो एक रोज में नहीं होता है ना। तो ये तो पता करना पड़ेगा ये कितना दिन से यहाँ ऑपरेट कर रहा था। तो बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हम लोग उम्मीद करते हैं एसटीएफ पूरा इसका जड़ तक जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी का सवाल है तो सेंट्रल एजेंसीज जो एनआईए जैसे एजेंसीज उन लोगों का भी मदद लेना चाहिए। कांवड़ लेने हरिद्वार आए 4 कांवड़ियों की गंग नहर में डूबने से मौत हो गई। ये कांवड़िया चंडीगढ़ से एक ग्रुप के साथ गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंचे थे, जहां नहाने के दौरान एक कांवड़िया गंग नहर में डूबने लगा, जिसे बचाने की कोशिश में उसके 3 साथी भी डूब गए।
चारों कांवड़ियों के शव को गंग नहर से बरामद कर लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर गोताखोरों को उतारा गया और गोताखोरों ने उतरकर इन शवों को बरामद किया है। दरअसल एक ग्रुप के साथ ये 4 युवा आए थे और गंग नहर से जल लेकर हरिद्वार से कांवड़ यात्रा के लिए आगे इन्हें जाना था, लेकिन जल लेते हुए उनमें से एक साथी डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 3 और लोग पानी में कूदे और इस तरह से चारों की डूबने से मौत हो गई। और अगली खबर हरियाणा के गुरुग्राम से, जहां दबंगों ने आरडब्ल्यूए के ज्वाइंट सेक्रेटरी और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दबंग लाठी डंडों से पीट रहे हैं। वहां मौजूद लोग बीच बचाव भी कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि कूड़ा डालने से मना किया था इन्हें, इतने में गुंडों को बुलाकर इन्होंने पिटवा दिया। घटना की जानकारी मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत भी दी है। अभी केस दर्ज होना बाकी है। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर ली जाएगी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां पर कल देर रात मोमबत्ती बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें फैक्ट्री की खिड़की दरवाजे से बाहर निकलने लगी। आग मुरादाबाद के कृष्णा कॉलोनी स्थित मोमबत्ती की फैक्ट्री में लगी थी। फौरन फायर ब्रिगेड को खबर दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन केमिकल होने की वजह से आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटे की मेहनत के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। गनीमत तो ये रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नव विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जहां युवती ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया और फिर सुसाइड कर लिया। वीडियो के मुताबिक सृष्टि कंडारी ससुराल वालों के व्यवहार से तंग आ गई थी। आरोप है कि उसकी 8 महीने पहले ही शादी हुई थी, जिसके बाद से ही ससुराल वाले उससे परेशान करते थे। बात बात पर मानसिक रूप से प्रताड़ित उससे किया जाता था, जिसकी वजह से उसने कदम उठाया। वहीं मामले पर सीएम धामी ने संज्ञान भी लिया है। सीएम ने मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में टीमें हर एंगल से अब जांच में जुट गई है। सॉरी रुचि, मैं ऐसे जा रही हूँ, बट अब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ। शादी, सॉरी और सुसाइड। 90 सेकंड के वीडियो में देहरादून की सृष्टि कंडारी ने अपनी आप बीती सुनाई और फिर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। सॉरी मम्मी, सॉरी रुचि, मैं ऐसे जा रही हूँ, बट अब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। सब सुनाते रहते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ। मनोज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। सृष्टि कंडारी की शादी महज 8 महीने पहले ही हुई थी और 8 महीनों में उसे ससुराल वालों ने इतना परेशान कर दिया कि उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सृष्टि की शादी नवंबर 2025 में सौरभ खत्री से हुई थी, जो एक सरकारी कर्मचारी है और सृष्टि खुद भी सरकारी शिक्षिका थी। मृतका की मां सीमा खंडारी का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज और अन्य बातों को लेकर लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, उसे मनहूस कहकर अपमानित किया जाता था और परिवार में होने वाली अनहोनी के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाता था। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। सब सुनाते रहते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ। मनोज
ये शादी इसकी भी 8 महीने पहले नवंबर 2025 में हुई। कृतिका है, ये तो श्रीनगर श्रीकोट में सरकारी शिक्षिका के पद पर थी और जो इसके पति हैं ये भी किसी विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे मुकदमे में आगे जांच करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इसमें अवलोकन किया जाएगा, इसके अनुसार इस पर जो भी धाराएं सिद्ध होती हैं उस हिसाब से इसमें कार्रवाई करेंगे। परिजनों के मुताबिक 28 और 29 जुलाई को जब सृष्टि से फोन पर संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने किसी को उसके ससुराल भेजा। वहां बताया गया कि सृष्टि की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। इसके बाद जब परिवार श्रीनगर से देहरादून पहुंचा तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। सृष्टि की मां का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी की मौत की सूचना उन्हें नहीं दी। जब कारण पूछा गया तो जवाब मिला कि वो इतने व्यस्त थे कि फोन नहीं कर पाए। सृष्टि की मां के मुताबिक शादी के करीब 3 महीने बाद सृष्टि के ससुर को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से ससुराल वाले सृष्टि को मनहूस कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। वहीं घटना से महज 3 दिन पहले ही सृष्टि के ससुर का निधन हुआ था, जिसके बाद से उसे और परेशान किया जाने लगा। हालांकि मामले में डोईवाला पुलिस ने सृष्टि के पति सौरभ, सास परवीना और ननद चारू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली डोईवाला का एक मामला है जिसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। तो उपरोक्त सूचना पर थाने की टीम और साथ ही साथ हमने मौका मुआयना FSL के द्वारा भी इसमें करवाया है। तो इसके बाद इसमें जो मृतक महिला थी उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। तो इसके बाद हमने उस महिला का पंचायतनामा भर के उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। इसके बाद जो मृतका है उनकी माताजी की तरफ से एक तहरीर इसमें दी गई है जिसमें मृतका की सास, मृतका के पति और मृतका की जो ननद हैं उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं और उसके जिस कारण से प्रताड़ित होकर उस महिला के द्वारा आत्महत्या करना बताया गया है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई कर ली जाए। वहीं सृष्टि की मौत के मामले पर सीएम धामी ने भी संज्ञान लिया है। देवप्रयाग विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की CBCID जांच के आदेश दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की 19 किलोग्राम की कमर्शियल रसोई गैस की कीमत में कटौती की गई है। अब दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 202 रुपए सस्ता हुआ है। कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलेंडर 209 रुपए सस्ता हो गया और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब 2,872 रुपए 50 पैसे हो गया है। घरेलू गैस के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन लगातार इस वक्त देख सकते हैं कि 19 किलो के कमर्शियल रसोई गैस के सिलेंडर में कटौती की जा रही है। इससे कुछ दिन पहले भी कटौती की गई थी और एक बार फिर से दिल्ली में 202 रुपए की कटौती हुई है और कोलकाता में 209 रुपए की कीमत की कटौती की गई है। दरअसल मध्य पूर्व में फरवरी के महीने में जैसे ही जंग की शुरुआत हुई थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित हुआ था, मिडिल ईस्ट से आने वाले LPG टैंकर्स की कमी के चलते लगातार कमर्शियल गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े थे और जैसे ही हालात सुधरने लगे और भारत में गैस की सप्लाई दूसरे देशों से होनी शुरू हो गई, उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि जो LPG गैस सिलेंडर है, खासतौर पे कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की जा रही है, क्योंकि इसका एक बड़ा असर देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। इस लिहाज से कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है, रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है और जो छोटे ढाबे चलाते हैं वो भी कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सबसे पहले सरकार की मंशा यही है कि जो इंडस्ट्रीज हैं और जो कारोबारी हैं उनके ऊपर बोझ कम हो, तो धीरे धीरे कमर्शियल गैस के सिलेंडर में कटौती की जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त की है कि अब 2,872 रुपए 50 पैसे का ये सिलेंडर मिलेगा। घरेलू गैस के सिलेंडर पर फिलहाल कोई भी कटौती नहीं की गई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार देखा जा रहा है कि कमर्शियल गैस के सिलेंडर में ये कटौती होनी शुरू हुई है और इस बार भारी कटौती करते हुए 202 रुपए दिल्ली में और कोलकाता में 209 रुपए की कटौती की गई है। तो अब 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर आपको 2,872 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी राहत दी गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती हुई है। दिल्ली में कटौती कितनी हुई है? 202 रुपए की। कोलकाता में कितनी की गई है? 209 रुपए की।
अब 19 किलो का ये कमर्शियल सिलेंडर कितने का मिलेगा? 2,872 रुपए 50 पैसे का। और अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक स्टिल्ट फाइटर जेट F-35B क्रैश हो गया है। सैन डिएगो के मीरामार एयरबेस के पास हुए इस क्रैश के तुरंत बाद आए एक मोबाइल वीडियो में विमान से उड़ता काले धुएं का गुबार भी नजर आ रहा है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के मुताबिक विमान का पायलट हादसे से पहले ही बाहर निकलने में कामयाब हो गया था और फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। $109 मिलियन का F-35B एडवांस स्टिल्ट फाइटर जेट के कई वर्जन में से एक है। इसका इस्तेमाल मरीन कॉर्प्स, नेवी और एयरफोर्स में होता है और इसे कम दूरी में टेक ऑफ करने और वर्टिकल लैंडिंग के लिए भी डिजाइन किया गया है। हालांकि जिसके बाद ये क्रैश हो गया और तस्वीरें आप देख सकते हैं F-35B की। जब ये क्रैश हुआ तो काले धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा गया। हालांकि गनीमत ये रही कि जो उसके अंदर पायलट मौजूद था वो समय रहते बाहर निकला और उसकी जान बच गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के मुताबिक विमान का पायलट हादसे से पहले ही बाहर निकलने में कामयाब हो गया था और फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। $109 मिलियन का F-35B एडवांस स्टिल्ट फाइटर जेट के कई वर्जन में से एक है। इसका इस्तेमाल मरीन कॉर्प्स, नेवी और एयरफोर्स में इस्तेमाल होता है। हालांकि इसे कम दूरी में टेक ऑफ करने और वर्टिकल लैंडिंग के लिए भी डिजाइन किया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेरिका की कैलिफोर्निया की तस्वीरें, जब अमेरिका में स्टिल्ट फाइटर जेट F-35B क्रैश हुआ। उस दौरान किस तरीके से क्रैश होने के बाद काले धुएं का गुबार हर ओर नजर आया। मोबाइल वीडियो ये शूट किया गया जो कि अब सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है और लोग ये बात कह रहे हैं कि आखिर ये बड़ा हादसा कैसे हुआ, क्योंकि $109 मिलियन का ये विमान आखिर कैसे क्रैश हो गया है। हालांकि गनीमत इस दौरान ये रही कि जब ये क्रैश हुआ उससे पहले ही उस विमान में मौजूद F-35B में मौजूद पायलट समय रहते बाहर निकल गया और उसकी जान बचा ली गई। हालांकि उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया जहां उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। $109 मिलियन का ये F-35B एडवांस स्टिल्ट फाइटर जेट के कई वर्जन में से एक था और सबसे खास बात इसकी ये है कि इसका इस्तेमाल मरीन कॉर्प्स, नेवी और एयरफोर्स में होता है और इसे कम दूरी में टेक ऑफ करने और वर्टिकल लैंडिंग के लिए भी डिजाइन किया गया था। लेकिन अभी यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये विमान कैसे क्रैश हुआ, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसकी अभी जानकारी नहीं सामने आ पाई है। हालांकि इसे अब पूरी तरीके से इसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये टेक्निकल इशू था या फिर ये पायलट की गलती थी। आखिर ये बड़ा हादसा कैसे हुआ, इसकी भी अभी पूरी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि $109 मिलियन का ये विमान F-35B आखिर क्रैश कैसे हुआ। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, काले धुएं का गुबार हर ओर छाया हुआ है। दिल्ली दंगा और आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए ताहिर हुसैन को फांसी की सजा देने की मांग तेज हो गई है। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की फैमिली ने लोअर कोर्ट के फैसले को लेकर कहा है कि अगर यह मामला हाईकोर्ट में जाता है तो ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इधर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आम आदमी पार्टी समेत अरविंद केजरीवाल पर ताहिर हुसैन को संरक्षण देने का आरोप लगाया तो दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। वहीं एआईएम ने ताहिर को पीड़ित बताते हुए कहा है कि ताहिर हुसैन को हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। कोर्ट ने ताहिर हुसैन के साथ ही नजीम कासिम, अनस और जावेद को उम्र कैद की सजा दी है। हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा, हाईकोर्ट है, रेयर है, रेयर नहीं है, इंसाफ मिलेगा, हाईकोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोर्ट? सर ये एक तरह से मैक्स फिक्स था। हम सब लोग ये आशा करते हैं कि जब ये मामला उच्च न्यायालय में जाएगा तब ये उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में डेफिनेटली बदला जाएगा। दिल्ली दंगे के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मुजरिम ताहिर हुसैन को लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और उसे हाई कोर्ट से रहम की उम्मीद है। लेकिन दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने और एक काबिल अफसर की हत्या के इस गुनहगार को अब फांसी की सजा देने की मांग तेज हो गई है।
अंकित शर्मा की फैमिली इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए ताहिर की फांसी की मांग कर रही है। हमारे परिवार की सर, जब से ये इंसिडेंट 25 फरवरी 2020 से जो इंसिडेंट भाई के साथ हुआ था, वो अपनी ड्यूटी करते हुए देश के लिए शहीद हुआ था। परिवार की से पहले से ही ये मांग थी कि जो दोषी है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और कोर्ट को इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखते हुए दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी और ये लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली है और आज मिला है हमारे भाई को इंसाफ। इसके लिए थोड़े हम संतुष्ट है, पर यदि केस दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है तो हम चाहते हैं कि भाई को इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट को, और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आईबी अफसर अंकित शर्मा का परिवार ताहिर हुसैन की फांसी की मांग कर रहा है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है, पार्टी का कहना है कि कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का चेहरा सामने आया है। यहां तक कि जब ताहिर हुसैन को उस समय आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उस समय भी अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम आम आदमी पार्टी के नेता इनको संरक्षण दे रहे थे। ये इनका अराजक बिहेवियर जो ये खुद बोलते हैं कि हाँ मैं अराजक हूं, ये इनका आज सामने आया है। इनका एक डरावना चेहरा सामने आया है। ताहिर हुसैन आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। आज तक अगर दिल्ली में दंगे हुए और किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है दंगों का, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दंगों का फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मुस्तफाबाद जैसी सीट पे ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से लड़ाया गया। 25 पुलिस वाले रोज ताहिर हुसैन को अपने साथ चुनाव प्रचार के लिए लेके आते थे। कपिल मिश्रा का अपना चुनावी ऑफिस और उसका विधायक कार्यालय उसी घर में था, ताहिर हुसैन के उसी घर पे था जिस घर पर आरोप लगा है कि वहां पर दंगों को लेके हथियार या पत्थर या जो भी आरोप थे वो मौजूद थे। ताहिर हुसैन जो हमारे MIM पार्टी के प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में, हमारी पार्टी के मेंबर भी हैं। अफसोस हुआ जान करके कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जो खुद विक्टिम हैं इस दंगों के, उनको गुनहगार साबित कर दिया गया। जो आम आदमी पार्टी मुसलमानों के वोट से दिल्ली की सत्ता में काबिज रही 10 सालों तक, आज उन्हीं मुसलमानों को तौहीन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौका परस्ती का काम कर रही है। जिस ताहिर हुसैन के बारे में वो भाजपा के साथ होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वो ताहिर हुसैन साहब का घर ही था जिसमें किचन कैबिनेट थी पूरी की पूरी। अरविंद केजरीवाल और पूरी उनकी टीम ताहिर हुसैन साहब के घर पे किचन कैबिनेट की तरह वहाँ मीटिंग होता था। और जिस कपिल मिश्रा के साथ बात कर रहे हैं, वो किनको चुनाव लड़ा रहे थे? कपिल मिश्रा तो आम आदमी पार्टी में थे ना उस वक्त, और उनके साथ ही थे। भूल गए क्या? सौरभ भारद्वाज, कपिल मिश्रा तो आपके ही साथ ही थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए मेंस जेवलिन थ्रो भारत के लिए दोहरी सफलता लेकर आया। मेडल की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया, तो वहीं भारत के ही यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। श्रीलंका के रुमेश पथिराजे ने 89.75 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वहीं नीरज चोपड़ा 85.83 मीटर जेवलिन फेंक कर दूसरे नंबर पर रहे। भारत के ही यशवीर सिंह 85.41 मीटर थ्रो कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम उन्होंने किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम टॉप 8 में भी जगह नहीं बना सके। बहुत अच्छा लगा कि भाई ऐसा एशियन गेम्स में हुआ था कि किशोर ने और मैंने जीता था। आज काफ़ी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। बिल्कुल हमेशा खुशी रहता है कि नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन्स भी हैं, तो काफ़ी खुशी है आज। बहुत ज़्यादा खुशी है कि नीरज भाई के साथ मैं पोडियम फिनिश कर रहा हूँ, और मतलब इस मौसम में भी मेरा अच्छा हुआ है, दोनों का मतलब मेडल भी आया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है।
और ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में शुक्रवार का दिन गोल्डन डे साबित हुआ। जूडो में भारत को 2 गोल्ड मेडल मिले। इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने पहली बार जूडो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास भी रच दिया है। भारत की अस्मिता दे ने 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्डन दांव लगाया, तो हर्ष सिंह ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्टर्स को हराकर गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ में भारत अब 5 गोल्ड, 12 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर पहुंच गया है। अच्छा लग रहा है सर, ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और इसमें मैंने गोल्ड मेडल जीती हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ सर आज के दिन। लेकिन पुलिस सोना लाने के लिए पकड़ दिया, सोना लेके जा रही है। जी सर, मेरे लिए ये मेडल मेरे देश के लिए और मेरे पुलिस के लिए, मेरे स्टेट के लिए बहुत ही जरूरी था सर, और मेरे लिए सबके लिए। मैडम इसको डेडिकेट करोगे आप अपना? मेरे कोच और मेरे सीनियर को। लेकिन ये जर्नी कैसी रही? लोगों ने टोका भी होगा लड़की को जूडो खिला रहे हो, लेकिन लड़की ने नहीं, ऐसा मेरे कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे पापा थे वो 2025 में जो चले गए थे दिसंबर में, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पर दिसंबर में पापा जाने के बाद मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, पर उसके 2 महीने बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के ट्रायल था, जिसमें मेरा नेशनल में मैं फर्स्ट आई थी और मैं अभी दोनों में सिलेक्टेड हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है इंडिया के लिए गोल्ड जीतने के लिए। मेरे को मौका मिला यहाँ पे आने के लिए और मैंने गोल्ड जीता, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया का मैच तो टफ था, तो ऑस्ट्रेलिया का हमेशा फाइनल होता है, क्रिकेट की बात करें, कहीं की बात करो, ऑस्ट्रेलिया का हरा के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, और क्या कहते हैं, हमने प्रिपेयर करा था इस हिसाब से कि हम जीते यहाँ पे आके। आर्मी में करते हो, आर्मी में देश का जम्बा डालकर आप सोना लेके मेडल किसको डेडिकेट करोगे? मेडल अपनी माँ को डेडिकेट करूंगा मैं। और आगे क्या तैयारी रहेंगी एशियन गेम्स के लिए? एशियन गेम्स के लिए अभी मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ शायद, तो फिर अगर क्वालिफाई होते तो आगे भी हम एशियन गेम्स के लिए भी पूरी प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से मेडल लाने के लिए पूरी तैयारी से जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन भारत को जूडो में सिल्वर मेडल मिला। भारत की यामिनी मौर्य 57 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल से चूक गई। इंग्लैंड के एसिलिया टोप्राक से हारकर यामिनी को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला कांटे की टक्कर का था। निर्धारित समय तक मुकाबला बिना किसी स्कोर का रहा। इसके बाद मैच गोल्डन स्कोर में चला गया। गोल्डन स्कोर में एक समय यामिनी गोल्ड मेडल के काफी करीब थी, लेकिन पेनाल्टी के वजह से यामिनी का मैच को हालांकि गंवाना पड़ा। अब ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सर्स का डंका बज रहा है। बॉक्सिंग में भारत की तरफ से 10 बॉक्सर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। फाइनल में पहुंचते ही बॉक्सिंग में भारत का 10 सिल्वर मेडल पक्का हो गया है। अरुंधति चौधरी, जैस्मिन लंबोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घांगस, लवलीना बोरगोहन, अंकुश पंगाल, सचिन सिवाच, नरेंद्र बिरवाल और जादूमणि सिंह फाइनल में जगह बना चुके हैं। आज भारतीय बॉक्सर मेडल के लिए रिंग में उतरेंगे।